हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर को। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम जो कि सभी एग्रीकल्चर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है। यानी कि इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी प्रतिशत है। तो इंडिया की वर्तमान समय में क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी प्रतिशत है, 142%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी क्रॉप है जो उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखती हो। तो वो है गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना सूचक है। यानी कि जो मक्का की क्रॉप है इसके जो सीड्स भाग होता है वो सफ़ेद हो जाता है, तो वो किसकी वजह से हो जाता है सफ़ेद। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, मक्का की पत्तियों में, यानी कि मक्का में एक डिजीज होता है वाइट बर्ड, वो भी जिंक की डिफिशियंसी से हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो मक्का का सीड्स भाग होता है वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद कल का रोग भी कहते हैं उसको। तो ये होता है जिंक की कमी से। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न फसल में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वो किस में पाया जाता है, ये मक्का में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पहले नंबर पे है मक्का। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुति की गई है। यानी कि जब हम स्टोरेज करते हैं अनाज को जब हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत मॉइस्चर होना चाहिए। तो उसमें कितने प्रतिशत मॉइस्चर रखते हैं हम, 12 से कम। यानी कि जो हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कितना रखते हैं, 12 से कम। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहन का सर्वाधिक औसत उपभोक्ता कौन सा राष्ट्र है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो दलहन का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा दलहन का क्या है, कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो वो कौन सा देश है, अपना इंडिया। इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा दलहन का उपभोग होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं दलहन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। यानी कि जो सोयाबीन की क्रॉप होती है, जो दलहनी और तिलहनी दोनों होती है, तो इसमें कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो सोयाबीन में पाया जाता है 20 से 22% तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में कपास का सबसे ज़्यादा एरिया किस देश में पाया जाता है। तो कपास का जो है सबसे ज़्यादा एरिया किस में पाया जाता है, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है, की जाती है। यानी कि क्यूरिंग की क्रिया है वो किस फसल में संपन्न की जाती है। तो वो किस में की जाती है, टोबैको में, तम्बाकू में। गन्ना के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं। यानी कि जो गन्ना का रस होता है उसमें जो TSS होता है उसको क्या कहते हैं हम, ब्रिक्स प्रतिशत कहते हैं उसको। यानी कि जब हमारे गन्ना में ब्रिक्स प्रतिशत 17 से 18% हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी इंडेक्स को हम क्या करते हैं इसमें चेक करने के लिए, हमारा ब्रिक्स प्रतिशत कितना होना चाहिए, 17 से 18%। तब हम समझ लेते हैं हमारा गन्ना मैच्योर हो चुका है, तो हम उसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, यानी कि थाइमीन। तो सब थाइमीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, काजू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची फर्स्ट को सूची टू से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। फलों का राजा होता है आम, फलों की रानी होती है लीची, और हरा सोना जो होता है वो क्या होता है, फलों हरा सोना होता है अफीम होता है, हरा सोना क्या होता है, अफीम होता है। और झूठा सोना क्या होता है, झूठा सोना होता है पायराइट।
झूठा सोना होता है पाइराइट, यानी कि फलों की रानी होती है लीची, फलों का राजा होता है आम, हरा सोना कहते हैं अफीम को, और झूठा सोना कहते हैं किसको, पाइराइट को। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि हम इसमें हो जाएगा हमारा ए सही। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन कौन सा करता है, नीदरलैंड। ये करता है कट फ्लावर का, कट फ्लावर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। सेव उत्पादक शीर्षक राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा सेव का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज्यादा सेव का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में जम्मू कश्मीर में होता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे किस में होता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो सबसे ज्यादा रबड़ कौन सा देश करता है उत्पादन, तो वो करता है थाईलैंड। थाईलैंड क्या है, एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर लिखा है कुफरी किस फसल की किस्म है, तो कुफरी किसकी, आलू की, यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो कुफरी जितनी सारी वैरायटियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से, यानी कि CPRI से, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि चाय ओरिजिन प्लेस ऑफ टी पूछा गया है। तो चाय का जन्म स्थान कहाँ पे है, चीन में है। नारियल उत्पादक राष्ट्र में भारत का रा कौन सा स्थान है, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि नारियल का जब हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादक कर रहे हैं, तो विश्व में हमारा जो इंडिया है वो कितने नंबर पे है, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। नारियल के कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि सूरजमुखी का जन्म स्थान है वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सूरजमुखी का जन्म स्थान है। सनफ्लावर का जन्म स्थान कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, विचार करना है इसमें। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है। ये पूछना चाहते क्योंकि इसके कारण पूछे गए हैं। क्या पहला कारण है, किसान अन्न खाद्यान्न के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी होती है। ये तो बात सही है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो उन फसलों को ज़्यादा उगाते हैं जिनका क्या होता है, समर्थन कीमतें हमें अधिक लाभकारी होती हैं, यानी कि जब हम दलहन का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कम प्रोडक्शन होगा। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं जिनमें क्या होता है, जिनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांश वर्षा पर निर्भर होती है करती है। ये भी बात सही है, तिलहन की क्रॉप होती है वो किस पर निर्भर होती है, वो होती है वर्षा पर निर्भर। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है, पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रियाओं को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। नहीं, ऐसा तो है कि चावल ये प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई गई हैं, ऐसा तो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसमें से हमारा ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। 22 का फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए और वी, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, यानी कि कपास जो है वो क्या है, खरीफ ऋतु की फसल है। मूंगफली क्या है, मूंगफली भी खरीफ में उगाई जाती है।
मक्का क्या है, तीनों मौसमों में उगाया जाता है, रबी खरीफ जायद, तीनों मौसमों में उगाया जाता है, खरीफ में भी, रबी में भी, जायद में भी। और सरसों क्या है, सरसों उगाई जाती है सिर्फ रबी में। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या दिया गया, उपयुक्त में से खरीफ फसलों कौन सी हैं, खरीफ फसलें कौन सी हैं। तो इसमें से हमारी खरीफ फसलें कौन सी हो जाएंगी, कपास भी है वो खरीफ की क्रॉप है, मूंगफली भी खरीफ की क्रॉप है, मक्का तीन में मौसमों में उगाया जाता है तो ये भी खरीफ की क्रॉप हो गई। यानी कि एक दो तीन, पहला दूसरा तीसरा ये हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि सरसों जो मस्टर्ड की क्रॉप है वो क्या है, वो है रबी सीजन की क्रॉप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। यानी कि लगाए गए थे कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी के बाग, कॉफ़ी के बाग कहाँ लगाए गए थे, चिकमल्लूर जनपद में। चिकमल्लूर जनपद में क्या, कॉफ़ी के अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले बाग लगाए गए थे। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वमुख्य उत्पादक है। यानी कि ये पूछना चाहते हैं ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पादन होता है। तो इसमें से गेहूं का उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर स्थान है, मक्का कर्नाटक में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ज्वार महाराष्ट्र में उगाई जाती है, महाराष्ट्र और राजस्थान में, और चना एमपी में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गेहूँ। यानी कि गेहूँ क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान संस्थान यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ था। यानी कि इस जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने कौन सी वैरायटी डेवलप की गई थी, ल्यूनिसरी। ल्यूनिसरी इसकी वैरायटी है राइस की, कटक उड़ीसा के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम कूट को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है पहले नंबर पर, चाय असम की मुख्य फसल है। चाय क्या है, असम की मुख्य फसल है। आप लोग जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है कहाँ पे, असम में। असम में होता है, तो चलो ये भी सही हो जाएगा। नंबर दूसरे पे, कॉफ़ी तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तो कॉफ़ी जो है ना वो तमिलनाडु की क्या है, मुख्य फसल है। तो कॉफ़ी तमिलनाडु में कॉफ़ी होता है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगली है, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तम्बाकू जो है ना आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा पैमाने पर तो नहीं उगाई जाती है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में अगला देखते हैं, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। नहीं, जूट जो है वो कहाँ की है, मुख्य फसल, जूट जो है मुख्य फसल है वो वेस्ट बंगाल की। तो यानी कि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, ए सही, फर्स्ट ए, फर्स्ट तथा सेकंड सही हो जाएंगे हमारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन पौधे का कौन पौधे का फल भाग है। ये तो मुझे पता नहीं है, रोज़मर्रा क्या होता है हिंदी में। रोज़मर्रा के चलो पढ़ लेते हैं। इसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन पौधों का फल भाग है, कौन पौधों का फल भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौंफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की फसल को सरसों की फसल को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुखता विशेषता यह है, देखो कैनोला क्या है, सरसों की फसल में पाया जाता है। सरसों की फसल में कैनोला पाया जाता है। कैनोला क्या है, मानव उपयोग में उगाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की सरसों की किस्में हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैनोला में क्या पाया जाता है, इरूसिक एसिड पाया जाता है।
इरूसिक एसिड पाया जाता है कैनोला में, यानी कि सरसों में है ना, जो चरपराहट होती है उसके किसके कारण होती है? इरूसिक एसिड के कारण। तो इसमें से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, यानी कि इरूसिक अम्ल की क्या होती है? अल्प मात्रा होती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी सही। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है यानी कि लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? तो लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। तो ये हो जाएगा हमारा सल्फर यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? यानी कि वनस्पति तेल मतलब कौन सा ऐसा तेल है, वनस्पति तेल, जो वनस्पति तेल तो सभी है, सोयाबीन का तेल भी वनस्पति है, सरसों का तेल भी वनस्पति है, मूंगफली का तेल भी वनस्पति है, सूरजमुखी का तेल भी वनस्पति है। तो ये पूछना चाहते हैं निम्नलिखित में से जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए, हार्ट पेशेंट वालों के लिए कौन सा तेल उपयोगी है? तो यहाँ पर सूरजमुखी का तेल हार्ट पेशेंट के लिए है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कथन दिया गया है, किसी भी अफ्रीकी देश में बागान नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है, अफ्रीका में बागान तो है ही। कारण आर दिया गया है, आर आर में क्या है? चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक उर्वर मृदा की उपयोगिता होती है, ये बात सही है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? ए तो गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत परंतु आर सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम चाय का उत्पादन करते हैं तो चाय का उत्पादन होता है असम साइड में, असम साइड में होता है चाय का उत्पादन। उस एरिया में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो मृदा होती है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा, वहाँ की मृदा होती है वहाँ में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, इस वजह से वहाँ पर चाय का उत्पादन अच्छा होता है। तो इस वजह से हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। यानी कि अफ्रीका में बाघ तो है, ऐसी बात नहीं बाघ ना हो। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इसमें, ज्ञात है कि वर्ष 2015 में अफ्रीका देश में केन्या चाय का सबसे बड़ा चाय निर्यातक राष्ट्र था। अब बताओ, अफ्रीका के केन्या में सबसे बड़ा चाय का निर्यातक राष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था। अतः कथन ए गलत हो जाएगा, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉम्फ्रेट कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है, यानी कि सोर्स नहीं है कैल्शियम का अच्छा सोर्स, कौन सी क्रॉप नहीं है? तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है, तो इसमें कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है। रागी में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और मलाई का उतरा हुआ दूध, दूध तो कैल्शियम में होता ही है, और अंडे में भी कैल्शियम होता है, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा चावल। चावल में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चावल। निम्नलिखित में से कौन फसल में एस्कॉर्बिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ये पूछना चाहते हैं, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आंवला में। आंवला बारबडास चेरी में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पके आम में विटामिन ए पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, यानी कि रेटिनॉल। और विटामिन B1 यानी कि थायमिन पाया जाता है सेव में, और संतरा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसमें होता है? आंवला में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए सही। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन ए यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, पके हुए आम में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, गाजर में भी विटामिन की मात्रा पाई जाती है, पके हुए पपीते में भी विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, पके हुए टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन ए भी पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पके हुए आम में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी सब्जी रूपांतरित जड़ है? यानी कि मॉडिफाई रूट पूछना चाहते हैं वो। तो मॉडिफाई रूट क्या है? इसमें शकरकंद हो जाएगा हमारा। शकरकंद क्या है? मॉडिफाइड रूट है, रूपांतरित जड़ है। और ये स्टेम हो जाएगा, और ये भी स्टेम हो जाएगा, बंडा। और जिमीकंद, जिमीकंद को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरित जड़, यानी कि शुगर। ये हमारा हो जाएगा स्वीट पोटैटो क्या है? रूपांतरित जड़ है शकरकंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से क्या लिखा है? निम्नलिखित में से
किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन आपको पता ही है आलू का होता है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देखिए आलू फर्स्ट नंबर पे है। आलू जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे टमाटर है, तीसरे नंबर पे अंगूर है और चौथे नंबर पे आम है। विश्व में किसमें सर्वाधिक उत्पादन यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आलू, दूसरे पे टमाटर, तीसरे पे अंगूर और चौथे पे आम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाले यानी कि सस्य स्वरूप यानी कि जो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? यानी कि सस्य स्वरूप को कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। तो सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला पहलू कौन सा हो जाएगा हमारा? भौगोलिक सोच विचार। इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा सही, भौगोलिक सोच विचार। सामाजिक सोच विचार तो कुछ मतलब ही नहीं है एग्रोनॉमी से, और राजनीतिक सोच विचार का कोई मतलब नहीं है, आर्थिक सोच विचार का कोई मतलब ही नहीं। तो भौगोलिक भौगोलिक सोच विचार से हमारा क्या, एग्रोनॉमी जो हमारी सस्य स्वरूप है, जब भी हम फील्ड में कोई क्रॉप लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? तो वो होती है भौगोलिक सोच विचार से। यानी कि कोई एरिया कम है, कोई एरिया ज़्यादा है, तो इससे होता है ये। सामाजिक सोच विचार से कोई मतलब नहीं, राजनीतिक से भी कोई मतलब नहीं, आर्थिक से भी कोई मतलब नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल लाई गई? यानी कि भारत में कौन से मतलब कौन से शासक आए जिन्होंने क्या किया, अपने यहाँ मक्का लेकर आए? तो भारत में मक्का जो है लेके आए थे वो कौन थे? यानी कि भारत में मक्का लेके आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में मक्का लेके आए थे। फ्रांसीसी आए नहीं थे, अंग्रेज नहीं लाए थे, डच लाए थे। यानी कि पुर्तगाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके आए थे भारत में, तो मक्का भी पुर्तगाली ही लेके आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पके हुए अंगूर में होता है, यानी कि पके हुए अंगूर में क्या होता है? पके हुए अंगूर में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में होता है? पके हुए अंगूर में। फ्रक्टोज होता है वो शुगर में होता है, तो शुगर कैन में हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, ये सुक्रोज होता है वो शुगर में होता है, यानी कि शुगर कैन में सुक्रोज होता है, तो ये सुक्रोज शुगर में हो जाएगा। फ्रक्टोज हो जाता है फल में, यानी कि फल किसकी वजह से मीठे होते हैं? फ्रक्टोज की वजह से। यानी कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। शुगर कैन में सुक्रोज, और अंगूरों में पाई जाती है ग्लूकोज। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज सेंटेट। रोज सेंटेट प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो रोज सेंटेट प्रजाति किसकी है? रोज सेंटेट जो प्रजाति हैं वो किसकी हैं? लीची की है। यानी कि रोज सेंटेट, कलकतिया, ये सारी प्रजाति किसकी हैं? देहरादून, ये सारी प्रजाति हैं लीची की। सुपरस्टार प्रजाति किसकी है? तो आप जानते ही हैं सुपरस्टार प्रजाति किसकी है। सुपरस्टार प्रजाति है गुलाब की, यानी कि गुलाब की प्रजाति है सुपरस्टार। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? घास है। अल्फा अल्फा घास है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? ये पूछना चाहते हैं कि जब वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में होते हैं 100। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर जब हम जाएंगे ना तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 हेक्टेयर हो जाएगा। सेव की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण आती है? यानी कि सेव में जो क्या होती है सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? तो सेव का जो बॉटनिकल नाम क्या होता है? मेलस। मेलस से स्टार्ट होता है, मेलस पुमीला, मेलस अल्वा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैलिक एसिड। यानी कि सेव में सुगंध किसके कारण आती है? मैलिक एसिड की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन
निकल जाता है। यानी कि जब हम सब्जियों को छीलते हैं फिर उनको धोते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म होता है यहाँ पर? विटामिन सी। विटामिन सी खत्म हो जाता है जब हम कोई सब्जियों, जैसे आलू है, आलू को अगर हमने छील दिया और छीलने के बाद यदि हम फिर धोते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्के की खेती की जाती है। तो मक्के की खेती की जाती है रबी के सीजन में भी, खरीफ के सीजन में भी और जायद के सीजन में। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट होता है खरीफ का सीजन, फिर रबी का सीजन, फिर जायद का सीजन। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? वर्ष भर उगा सकते हैं मक्का। मक्का को हम क्या करते हैं? वर्ष भर उगा सकते हैं। इसमें खरीफ के मौसम में ये भी गलत हो जाएगा, रबी के मौसम में ये भी गलत हो जाएगा, जायद के मौसम में ये भी, क्योंकि मक्का तीनों मौसमों में उगाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? वर्ष भर। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष भर। मक्का उगाया जाता है वर्ष भर। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, ये मानचित्र दिया गया है। दिए गए मानचित्र में तीन क्षेत्र, यानी कि तीन क्षेत्र संख्याओं को से चिन्हांकित है। उनमें से कौन सा गन्ना रोपण का क्षेत्र निरूपित करता है प्रति हेक्टेयर? तो गन्ना रोपण का क्षेत्र निरूपित प्रति हेक्टेयर करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला एरिया हो जाएगा, नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारा? डेक्कन प्लेटू। और ऊपर वाला एरिया हो जाएगा हमारा ये अपना प्लेन एरिया आ जाएगा गंगा वाला। और जब ऊपर वाला एरिया हमारा किस में पहुंच जाएगा? यानी कि जब हम इंडिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला एरिया होता है डेक्कन प्लेटू, और ऊपर वाला एरिया गंगा वाला एरिया होता है, गंगा के प्लेन वाला एरिया। उसके ऊपर वाला फिर हमारा आ जाता है पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि गन्ना निरूपित, तो ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का। और अपना ये वाला जो एरिया है ये किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। और ये वाला एरिया हो जाएगा केरल और तमिलनाडु वाला। केरल और तमिलनाडु वाला। तो मध्य प्रदेश में गन्ना का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल वाला एरिया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला ये एरिया हो जाएगा, तमिलनाडु केरल वाला ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएंगे। 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो हम इसमें आंसर देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। इसमें आंसर दिए गए हैं हमारे केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और दो तो है नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एरिया में आंध्र प्रदेश वाले में और तमिलनाडु और केरल वाले में गन्ना का उत्पादन होता है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है? ये पूछना चाहते हैं भारत में जो जूट का क्षेत्रफल है वो किस राज्य में? तो जूट, सनई, ये ढैंचा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि यदि हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ 50-50 क्वेश्चन को लेके इस पूरे एग्रीकल्चर वाले ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि बीएससी एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल हेल्पफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।